वन नेशन वन इलेक्शन, देश में एक अलग तरह की तानाशाही आप लागू करना चाहते हैं। वन इलेक्शन वन नेशन फेडरल स्टेट सिस्टम है। वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया अलायंस के लोग हैं इसके विरोध में हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया और पीएम मोदी के लिहाज से ये गेम चेंजर बिल है जो देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन अब इसका बहुत ज्यादा विरोध भी किया जा रहा है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इसका इतना विरोध किया जा रहा है? आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं। हाल ही में लोकसभा में एक नेशन एक इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हुआ, जिसमें वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ कि हम वोट गिन रहे हैं। तब अमित शाह ने कहा पर्ची दे दीजिए। इसके बाद जब वोटिंग हुई तब 269 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े और 198 विपक्ष में पड़े। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने तर्क देते हुए कहा, ये मुसलमान विरोधी बिल है, मतलब देश में एकता चुनाव हो जाएंगे तो मुसलमान का विरोध हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह खड़े होकर कहने लगे, नरेंद्र मोदी ये बिल ला रहे हैं, इसके बाद चुनाव ही खत्म कर देंगे। इस देश में चुनाव खत्म हो जाएगा, आप देखते रहेंगे। अलग अलग राज्यों में चुनाव से पहले पेट्रोल का दाम कम हो जाता है। 5 साल के बाद एक बार फिर चुनाव होगा तो मोदी जी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे। इसलिए चुनाव को लेकर कहीं न कहीं राजनेताओं के मन में डर बन रहा है। राजनेताओं के बीच ये चुनाव का डर ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का कहना है, एक देश एक चुनाव बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश और स्वीकार किया जाना विधायिकी नियमों के खिलाफ है। मेरी अपील है कि इसे वापस लिया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पूछ लिया, क्या नेहरू असंवैधानिक थे? क्योंकि एक देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनाव, केंद्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। यानी जिन लोगों ने संविधान बनाया उनके सामने एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन होता था। तो अगर ये संविधान के खिलाफ था तो उस समय कैसे हो रहा था? वो तो बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने इसे एक तरीके से खत्म कर दिया। जाहिर आजम ओवैसी भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा, यह बिल अगर होगा तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उनको याद नहीं, जब पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता था तब तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म नहीं होती थी। दूसरा, ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के ईगो मसाज के लिए किया गया है। अगर नरेंद्र मोदी का ईगो मसाज होना होता तो क्या वो काम होता जिसके बारे में अमित शाह ने बताया है? पहले अमित शाह की बात सुन लीजिए, उन्होंने क्या बताया है। अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि जब कैबिनेट के पास ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि इसको जेपीसी में भेज दीजिए, सदन में रखिए, इसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दीजिए। इससे अलग अलग दलों के लोग होते हैं, वो अपनी राय रखते हैं, सुझाव देते हैं और इस पर बहस करते हैं। यानी नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि सारे दल के लोग इसको लेकर चर्चा करें। तो इसमें नरेंद्र मोदी की ईगो का सवाल कहां से आ गया? आप देखिए, इस मुद्दे पर जब रामनाथ कोविंद समिति बनी तब 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी। उसमें से 32 ने समर्थन किया कि ये इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 15 ने विरोध किया। इन 15 ने विरोध किया, उनके सांसदों की संख्या 205 है और वोट पड़े 198। 7 सांसद उनके कहां गए, पहले ये पता कीजिए। इसके बाद इन्होंने क्या सिफारिश की कि राज्यों और विधानसभा का कार्यकाल कोविंद समिति ने कहा था, एक काम कीजिए, जो अभी सरकारें जहां चल रही हैं उसको बढ़ाकर 2029 तक कर दीजिए। 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसी में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। इसमें दिक्कत कहां है? अब इसमें दिक्कत क्या है वो आपको अभी आगे पता लगने वाली है। लेकिन इसके पहले आप ये समझिए, अगर बीच में सरकार गिर गई तब क्या होगा, उसका भी प्रावधान है। ये जो संविधान संशोधन बिल आया है उसके जरिए क्या होगा? एक तो अनुच्छेद 82A, जिसमें जोड़ा जाएगा ताकि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अनुच्छेद 83 के तहत संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल जो है उसमें संशोधन किया जाएगा। और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है और अनुच्छेद 327 विधानसभा के चुनाव से जुड़े कानून बनाने में संसद की शक्ति में संशोधन किया जाएगा। बिल के जरिए प्रावधान क्या किया जाएगा? लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख को अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। लोकसभा कार्यकाल अपॉइंटेड डेट से 5 साल का होगा। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव करवाया जाएगा। यानी अगर सभी 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होता है और लोकसभा चल रही है तो तब 2034 में अगला चुनाव होगा। इस बीच में मान लीजिए 2032 में कहीं पर सरकार गिर गई तो वहां चुनाव होगा। वहां जो चुनाव होगा वो 2032 में चुनाव होगा और उसमें जो सरकार बनेगी वो 2032 से 2034 तक केवल 2 साल के लिए ही बनेगी। इसमें प्रावधान है और 2034 में फिर सबके साथ एक बार फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। यहीं से मामला खराब होता है, जैसे 1967 में हुआ था।
कि किसी राज्य में सरकार गिरी और उसके बाद जो रायता फैला वो फैलता ही चला गया। उसमें अब इन लोगों को दिक्कत क्या है? अभी हाल के समय में आपने कितने ही राज्यों के बारे में सुना कि वहां पर सरकार गिर गई। एक आपको महाराष्ट्र याद आएगा, जहां सरकार पलट गई तो बीच में चुनाव होने की प्रक्रिया जो है वो वैसे भी अब बहुत कम है। 5-5 साल के कार्यकाल हर राज्य में पूरे हो रहे हैं। अगर वो एक साथ भी चुनाव हो गए तो 5 साल का चुनाव कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। हरियाणा में सभी ने 5-5 साल के कार्यकाल पूरे किए, यूपी में योगी जी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी एक ही इलेक्शन के बाद लगातार दूसरा इलेक्शन 5 साल के बाद ही हुआ है। हिमाचल में आप देख लीजिए, जहां पर जिसकी भी सरकार हो 5 साल आराम से रुक रही है, तो इसमें कोई ज्यादा असमंजस वाली बात नहीं है। और बीच में जहां सरकार गिरती है, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी मशीनरी का इस्तेमाल करके पैसे का प्रयोग करके सरकार गिरा देती है, तो फिर इसमें बीजेपी का नुकसान हुआ ना। मान लीजिए बीजेपी सरकार गिराती है, फिर 1 साल या 2 साल के लिए उसका कार्यकाल होगा, फिर नया चुनाव हो जाएगा, तो इसमें ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? असली समस्या की जड़ ये नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं। कोई क्षेत्रीय दल खत्म नहीं होगा। मान लीजिए 5 साल के लिए टीडीपी की सरकार है, तो बीच में टीडीपी कैसे खत्म हो जाएगी? तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नया संसद भवन बना, सारे लोगों ने लिख कर दिया था कि 2011 से पुराना संसद भवन बहुत खतरनाक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने उसको किया, फिर विरोध किया गया, इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, ये कैसे हो गया? राम मंदिर का विरोध किया गया सिर्फ इसीलिए कि मोदी के कार्यकाल में बन गया। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो देश में अच्छी हुई हैं, लेकिन ये लोग विरोध इसलिए करते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा। और 1 नेशन 1 इलेक्शन में इनकी सबसे बड़ी दुखती नस क्या है? कहानी ये है कि रिपोर्ट कहती कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर आया तो भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ जाएगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन जीडीपी को बढ़ा देगा, महंगाई को घटा देगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, और ये सारी चीजें अगर हो गई तो ये लोग मोदी को हराएंगे कैसे? दूसरी बड़ी बात ये रिपोर्ट कहती है, मोदी को हराएंगे कैसे? मतलब कि महंगाई का, बेरोजगारी का, सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करने का हल्ला कैसे मचाएंगे? दूसरी बड़ी बात ये रिपोर्ट कहती है, महंगाई जो हो करीब 1% और कम हो जाएगी। और इनकी तीसरी बड़ी समस्या ये भी है, जो बाहर से आकर वर्कर काम करते हैं उनको बार बार वोट डालने इधर से उधर जाना नहीं पड़ेगा, उनका पैसा बच जाएगा और इससे वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। उनका पैसा बचेगा, उनकी स्थिरता बेहतर होगी, तो फिर वो मोदी को वोट देंगे। तो मोदी को हराएंगे कैसे? और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बार बार सरकारें चेंज होती हैं और इन्वेस्टर भी डरा रहता है, तो अगली आकर पता नहीं क्या करेगी। 5 साल तक वो निश्चिंत है, वो भी अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। इनकी समस्या की जड़ ये है कि मोदी रुकेंगे कैसे? नहीं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है, क्षेत्रीय इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में जो लोगों को अलग अलग तरह के प्रलोभन देते हैं, वो कैसे देंगे? बहुत सारे लोग जो 2 जगह पर वोट डालते हैं, वो वोट कैसे डालेंगे? इनकी समस्या कई हैं और सॉल्यूशन एक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।